वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में हम बात करेंगे बिहार के बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले ये एक गंभीर मुद्दा होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है और यह धमकी सोशल मीडिया पर मिली है। इंस्टाग्राम पर टाइगर मिराज के नाम से क्रिएट एक अकाउंट से चिराग पासवान को 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पटना के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। यह धमकी एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की गई, जिन्होंने चिराग पासवान का इंटरव्यू किया था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया था। उसी के कमेंट बॉक्स में ये धमकी दी गई। हालांकि इस मामले में अब कानूनी तौर पर जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन ये धमकी गंभीर है। उड़ा देने की बात विजय जी कही जा रही है और 20 तारीख एक समय भी बता रखा है। देखिए, धमकी पर तो बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, लेकिन उसको सीरियसली लेना ही चाहिए और वो भी एक मंत्री हैं, उस इलेक्शन में कर रहे हैं। लेकिन इसको आप देखिए कि बिहार में लगातार पिछले 3-4 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह से डिटेरिएट हुई है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, वो तो बिना धमकी के हो रही हैं। हर दिन, आज भी हुई है, कल भी हुई है, उससे पहले भी हुई। एक बड़े व्यापारी की जिस तरह से हत्या हुई गोली मारकर, और उसमें तो एक सीधा बड़ा कनेक्शन जेल से मिला कि बेऊर जेल में भी वहाँ से उसको मैनेज किया गया। तो ये बहुत गंभीर मसला है और ये सवाल, मतलब हम तो उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं और सरकार उस पर कुछ काम करेगी कि साइबर क्राइम किस तरह से उसको देख रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने आप सुशासन बाबू कहा करते थे, लेकिन दुश्मन कौन हो सकता है? इनकी लोकप्रियता तो देखिए हम जान ही रहे हैं बिहार में तेजी से दुश्मन, बढ़ रही आप है। उसको पॉलिटिकल दुश्मन की तरह से मत देखिए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुझे लगता है। कोई वहाँ पर आरजेडी या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता कि उसका दुश्मन है, लेकिन एक ये गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला मुझे ज़्यादा लगता है। उसमें हो सकता है जो बड़े इस तरह के होते हैं किलर्स, वो भी शामिल हो, बड़ा कोई ग्रुप उसमें शामिल हो। वो मुझे लगता है पॉलिटिकल मुझे वॉर का हिस्सा ये कम लगता है। अच्छा, ऑल टुगेदर अगर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, आज ही 2 खबरें हमने और पढ़ी है। पटना में भी एक मर्डर हो गया, एक व्यापारी का मर्डर हो गया। उधर मुजफ्फरपुर से भी एक घटना सामने आई जहां पर एक मक्का कारोबारी का मर्डर हो गया, सीधा सीने में उसकी गोलियां उतार दी गई, लूट की वारदात हो गई, 20,000 लूट कर ले गए। तो ये तो बिहार में बड़ी आम हो गई है बातें। चारों तरफ कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्या हो रही है। अब केंद्रीय मंत्री को भी थ्रेट दिया जा रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, ये चिंता की बात है और इसमें जरा आप सोचिए कि ये थ्रेट आई, हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, मीडिया में ये चल रहा है और अभी तक ये बिहार की पुलिस नहीं बता पाई है कि आखिर ये धमकी दे कौन रहा है। ज्यादा बड़ी चिंता की बात ये है। और अगर इस तरह से कोई भी धमकी दे रहा है, अगर वो सामान्य व्यक्ति है, मजाक के लिए उसने किया है, या जो आजकल चलता है कि चलो ऐसे ही कॉल कर दो या ऐसे ही लिख दो, तो वो तक है, तो वो भी पकड़ा जाना चाहिए था। और अगर उसके पीछे कोई सीरियस डिजाइन है तो उसको भी पकड़ने के लिए बिहार पुलिस को सक्रिय होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था के मामले में बिहार की स्थिति बेहद खराब है। ठीक है, आपने गोपाल खेमका की हत्या होने के बाद वो अशोक साव और उमेश यादव दोनों को पकड़ लिया, वो शूटर को, जो पैसा देने वाला, एक का एनकाउंटर भी हो गया। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आपके सामने जब ये स्थितियां पहले से थी, उनके बेटे की पहले से हत्या हो चुकी थी, उनको धमकियां मिलती थी, फिर भी उनको बचाया क्यों नहीं जा सका? और चिराग पासवान जैसे बड़े नेता, जिनका सचमुच बिहार में बड़ा प्रभाव है और राजनीतिक तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है, अगर उनको धमकी आती है तो गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार पुलिस प्रशासन, सरकार पर बड़ा सवाल है। अच्छा, एक और खबर है, अब ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई खबर है, जरा ये खबर भी आपके सामने रख दें। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए एक दिन भारी पड़ रहा है। जी हां, एक दिन भारी है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। डीके शिव कुमार 2.5 साल के फॉर्मूले से पीछे हटने को राजी नहीं है। क्यों हटे? उन्होंने भी बड़ी मेहनत की कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिलाने में, और ये वादा भी था कि 2.5 साल का। मुझे कुछ राजस्थान वाली कहानी याद आ रही है। खैर, दिल्ली दरबार में पूरा मामला पहुंचा, लेकिन राहुल गांधी अब इन दोनों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। कर्नाटक के दोनों नेता मामला सुलझाने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने वक्त ही नहीं दिया। राहुल गांधी ने सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से मुलाकात ना करके क्लियर मैसेज दे दिया कि दोनों लीडर्स सरकार की पॉलिसी इंप्लीमेंट और कर्नाटक के विकास में ध्यान दें। लेकिन क्या इससे विवाद थम जाएगा या कर्नाटक में जो तकरार चल रही है वो और बढ़ने की संभावना आएगी?
डीके शिव कुमार का आज एक नया बयान भी आया। डीके शिव कुमार को अभी भी यकीन है कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। आप उनका बयान सुन ले, फिर चर्चा करते हैं। आज राहुल गांधी जी के साथ आपकी दिल्ली में बैठक के कहा जा रहा है सीएम पद के लिए, तो क्या Party will take its call at the right time. I don't want to discuss anything on that. अब देखिए, 3 राज्यों में इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब राहुल गांधी से अगर 3 ही राज्य नहीं संभल रहे हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया नहीं संभल रहे हैं, दरवाजे बंद कर देने से क्या संकट टल जाएगा? ऑस्ट्रिच भी तो नीचे जमीन में अपना मुंह गाड़ देता है, उसको लगता है संकट टल गया। ऐसा थोड़ी ना संकट टल जाता है। देखिए, डीके शिव कुमार को उम्मीद है और भरोसा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे ही उम्मीद और भरोसा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी था कि कमलनाथ के बाद उनको हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजस्थान में ऐसा ही भरोसा सचिन पायलट को था कि भाई अशोक गहलोत को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही भरोसा टीएन सिंहदेव को था कि भूपेश बघेल को हटाकर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन किसी को हटाया नहीं गया। उसके बाद का जो परिणाम रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में तो सिंधिया जी ने बगावत कर दी, वो बीजेपी में चले गए। सचिन पायलट बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाए, विधायक लेके जरूर गए, लेकिन बाद में वो मान गए, उनको लगा शायद कुछ होगा, लेकिन फिर सरकार चुनाव में तो सत्ता से बाहर हो गई। छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ। देखिए, डीके शिव कुमार की जरूर कोशिश है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। सोनिया गांधी ने उनसे कहा था कि 2.5 साल बाद उनका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर गुजरात के अगर आप कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो वहां के राजनीतिक समीकरण डीके शिव कुमार के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं है। विधायकों का एक बड़ा वर्ग है, और अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के बीच में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के 65 से 66 के करीब विधायक है और 135 विधायक कांग्रेस के इस समय है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप 15 से 25-30 विधायक तोड़कर आप सरकार गिरा दो, दूसरी सरकार बना दो। हालांकि पहले कर्नाटक में हुआ है। डीके शिव कुमार के समर्थन में कांग्रेस के कितने विधायक हैं और कितने विधायक सिद्धारमैया के समर्थन में? देखिए, अगर डीके शिव कुमार के समर्थन में, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है संगठन उनके पास, अगर एक बड़ा वर्ग होता तो मुझे लग रहा है कि डीके शिव कुमार इस स्थिति में आ जाते हैं। और जब रणदीप सुरजेवाला अभी जब गए थे कर्नाटका में, जब उन्होंने विधायकों से बात की, तो उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को आकर कहना पड़ता कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा वरना सरकार चली जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल राहुल गांधी ने न मिलकर एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि अगर वो मिलते तो निश्चित रूप से बाहर चर्चा का विषय आता कि मुख्यमंत्री के लिए कोई विवाद चल रहा है। राहुल गांधी के पास दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल गांधी ने न मिलकर यह संदेश बहुत स्पष्ट डीके शिव कुमार को दे दिया है कि फिलहाल वह मुख्यमंत्री बदलने के मूड में नहीं है, और जब मुख्यमंत्री बदलने की स्थिति आएगी तब वो जरूर इस मामले में या तो कर्नाटक आकर बात करेंगे या दोनों को दिल्ली में बुलाकर बात करेंगे। यह तय है कि फिलहाल कर्नाटका में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, और डीके शिव कुमार तो कह चुके कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर दूसरी बात फिर ये आती है कि फिर अब मैं सिर्फ इसी अगले 2.5 साल की ही बात क्यों करूं? हर्षवर्धन जी, तो फिर उसके अगले चुनाव की बात होनी चाहिए। राजस्थान में भी तो यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी तो यही हुआ। आपकी लड़ाई में ऐसे उलझे कि सत्ता आपके हाथ से चली गई, तो क्या ठिकाना कि आज आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, इसका खामियाजा अगले चुनाव में भुगतना पड़े। नहीं मीनाक्षी, मुझे लगता है कि अब आपने एकदम वहां ले जाकर पहुंचा दिया है जो पहले से दिखने लगता है। राजस्थान में जो कुछ हुआ वो बड़ा उदाहरण है। मध्य प्रदेश में तो चलिए ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ताकत भी थी, विधायक भी ले गए, कर्नाटक ही लेके गए थे विधायक, ये भी बड़ा रोचक है, उसको कर्नाटक लेके गए थे। यहां सचिन पायलट के पास उतने विधायक नहीं थे कि वो सत्ता तोड़ पाते। मानेसर के होटल तक गए, फिर लौट आए, फिर उनका कि नहीं हम तो हैं, और अब वो पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। सवाल यह है कि डीके शिव कुमार की मजबूरी कब तक उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखेगी। ये ठीक बात है कि डीके शिव कुमार न तो उतने विधायक तोड़ सकते हैं, न उस तरह से कुछ कर सकते हैं, और जो ओबीसी फैक्टर है वो भी हावी होता है। लेकिन फिर आप किसी को भी इस तरह की उम्मीद, उस तरह की दिलासा देते क्यों हैं? और क्या यह सच नहीं है कि सिद्धारमैया एक बार पहले बन चुके हैं, पूरी मारामारी के बाद सामने दिखा कि अब तो आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपने कहा अच्छा चलो अभी रहने दो, 2.5 साल बाद करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अगली जो सरकार है वहां तक वो सत्ता तक न पहुंच पाए, उसकी जमीन तैयार कर रही है। क्योंकि जब कोई आदमी मजबूर होता है, और मैं डीके शिव कुमार को देखता हूं तो मुझे लगता है ना कि वो आदमी खींच के रह जाता है बार बार, और गांधी परिवार उसको कहता है अच्छा चलो थोड़ी सी थपकी दे देते हैं। और विकास और उसके लिए अगर करना होता तो ये सब करने की क्या जरूरत होती? वो तो खड़गे जी ने कहा ही था ना कि पैसा नहीं है कि हम जो 5 गारंटी है वो पूरी कर पाए, जो बेंगलुरु का हाल है वो सब देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है वो मसला तो है ही नहीं। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बड़े संकट में है। ये किस्सा कुर्सी का है और झगड़ा भी सारा कुर्सी का है ना विजय जी? कुर्सी के लिए झगड़ा हो रहा सारा का सारा,
और हम खड़े रहकर कुर्सी का झगड़ा करते रहते हैं कि बातचीत हो रही है। सर हमें थोड़ी ना कुर्सी चाहिए, हमें तो कुर्सी वालों की लेकिन कहानी मुझे बतानी नहीं है। लगता कि हम लोग इतनी बात राहुल जी पर क्यों कर रहे हैं। राहुल जी का बिहेवियर कंसिस्टेंट है, जी वो तो बिल्कुल भी नहीं बदले। वो राजस्थान के वक्त भी ऐसे ही थे, मध्य प्रदेश के वक्त भी ऐसे ही थे, छत्तीसगढ़ के वक्त भी ऐसे ही थे। कंसिस्टेंट है उनका बिहेवियर। पार्टी का जो हो रहा है वो हो रहा है। के समय पे ऐसे ही थे। अच्छा ये मेरे मन में आ तो रहा था, आपने बिल्कुल हेमंता के समय भी ऐसे ही थे। बाकी जो होगा पार्टी का वो होगा, लेकिन ये मैसेज क्लियर है कि अभी वो कर्नाटक में लीडरशिप बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये मैसेज उनका साफ बड़ा है, क्लियर है, क्योंकि वो मिलना चाहते तो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, अब कितना नुकसान होगा पार्टी का और क्या बदलाव करेंगे ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन ये मैसेज मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये डीके शिव कुमार भी आप समझ रहे होंगे। बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, जहां फडणवीस सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का वीडियो सवालों के घेरे में है। नोटों से भरे हुए बैग के फ्रेम में संजय शिरसाट दिख रहे हैं। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने याद करिए क्या शेयर किया था। शेयर यह किया था कि मुझे सीएम देवेंद्र फडणवीस पर तरस आ रहा है, वे और कितनी बार अपनी प्रतिष्ठा को तार तार होते हुए देखेंगे। आदित्य ठाकरे ने भी प्रहार किया और लिखा, हम पहले से ही कह रहे थे कि ये 50 खोखे वाली सरकार है जिसमें पहला खोखा दिख गया है। समझ सकते हो ये जानबूझ की साजिश है। मेरे घर में मैं बैठा हूँ, मेरा डॉग बैठा है, बनियान उतार के बैठा हूँ, चैन से बैठा हूँ, कोई तो भी उसका वीडियो निकाला है। मतलब ये लोगों को हर आदमी पे, हमारे हर आमदार पे रेकी कर रहे थे ये लोग। ऐसा रेकी करने की कोशिश भी की जा सकती है। हम तो ऐसे लोग हैं, कोई भी अपने घर में आओ, खाना खाओ, चाय पियो, जाओ। कार्यकर्ताओं को संभालना हमारा काम होता है। शायद इसमें ऐसा इसका कोई एजेंट हो सकता है, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करते। ना हमने कभी वो ऐसा देखा है। तुम देखते हो ऐसा कोई रहता है क्या घर में पैसे की बैग खुलेआम पड़ी है और अपन बैठे हैं? ऐसा नहीं होता। लेकिन ये साजिश की गई, उसका हम जवाब जरूर दें। आप समझ सकते हो कि इसने हर आमदार के पीछे, हर आदमी के पीछे ऐसे जासूस छोड़े और वो दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसा कर सकते करके। वो अपने कमरे में बैठ के धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे हैं। एक बैग रखा है जिसमें करोड़ों या लाखों रुपए कैश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब विपक्ष खुलेआम इसका विरोध करता है तो सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई जांच नहीं होती है। कोई विरोधी पक्ष का नेता अगर रहे, उसके पास अगर इतने पैसे पकड़े जाएं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स न जाने कौन कौन आकर इंक्वायरी शुरू कर देगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, घंटों पूछताछ होगी। लेकिन संजय शिरसाट से न कोई पूछताछ हो रही है। वो पैसा किसका है, वो क्या विषय है, कोई इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। इसका ये साफ मतलब है कि जो महाराष्ट्र में एक नारा लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके, मतलब 50 करोड़ और बिल्कुल एकदम ओके, तो ये करोड़ों की सरकार है। ये सरकार लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है, लोगों को लूटने के लिए बनाई गई है। कलह की सरकार नजर आ रही है, एक सर्कस चल रहा है। कोई विधायक किसी को खुलेआम बॉक्सिंग मार रहा है, उसके ऊपर सिर्फ एक छोटी सी एनसी की जा रही है। यही आम जनमानस अगर कहीं लड़ाई करता है तो बाकायदे एफआईआर करके गिरफ्तारी की जाती है, कोर्ट से बेल होता है। लेकिन जब विधायक करे तो उस पर कोई जानकारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो महाराष्ट्र में इस समय महायुति की महाभ्रष्ट सरकार काम कर रही है, लोग परेशान हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत की ये संजय की वक्री दृष्टि है। वो ये कह रहे हैं मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा, साबित करके बताओ नोटों से भरा हुआ बंडल है। किस बात पर आपत्ति है? बनियान पहन के सिगरेट पी रहे हैं या नोटों का बंडल? ये प्रूफ कैसे होगा? देखिए, संजय शिरसाट सामाजिक न्याय मंत्री है। अब वो खुद अपने लिए न्याय मांग रहे हैं कि मुझे न्याय दिलवाया जाए। भाई मेरे साथ नहीं था। देखिए, घर के अंदर, आपके घर के अंदर कौन वीडियो बनाएगा? घर का ही व्यक्ति, निश्चित रूप से आपके घर के काम का व्यक्ति है, जिसे पता है कि इसके पास पैसा आया हुआ है, पैसे लेके वो बैठे हैं। और खबर तो ये भी आ रही थी, इस खबर के बाद मैंने महाराष्ट्र के कुछ लोगों से बात की तो बता रहे थे कि तो सिर्फ एक बैग दिखा, उसके अंदर बाहर 2 बैग रखे थे। वो वीडियो पहले बन गया, वरना 2 बैग के साथ उनका रहा था। और संजय शिरसाट तो वैसे भी चर्चित व्यक्ति है। आपको इनका किस्सा भी सुना देता हूँ। ये महाराष्ट्र सदन में रुके थे। पहले तो उद्धव ठाकरे के बड़े करीबी रहे, बाद में एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। और जब यह कहा गया था कि जब एकनाथ शिंदे के साथ गए और जब कहा गया कि भाई 50 खोखे में बिके, तो संजय शिरसाट का बयान उस समय का भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था 50 से भी ज्यादा हो सकता है। 50 की उम्मीद कर रहे हो, मेरी हैसियत तो 50 से भी ज्यादा हो सकती है। और यही महाराष्ट्र सदन में, अब मैं आपको बताऊं, जब किसी को कोई मतलब लाज नहीं, शर्म नहीं, मतलब
क्या बोला जाए, आप ही बोले। तो अब समस्या ये है कि भाई अगर संजय सिरसाट आ रहे हैं तो अब एकनाथ शिंदे की समस्या ये कि अगर वो अपने विधायक से कार्रवाई के लिए कहते हैं, विधायक के ऊपर स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो फिर अपने पुरानी शिवसेना के पास चले जाएंगे या वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो इस समय तो विधायकों को बचाव का अभियान चल रहा है ना, कि भाई विधायक कुछ भी करे आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और विधायक भी जानते हैं कि अगर हम पे कार्रवाई करेंगे तो हमारे पास तो 50 ऑप्शन है जाने के लिए। हम कल बीजेपी में चले जाएंगे, हम वापस शिवसेना के पास चले जाएंगे, हम हमारी पार्टी पे आरोप लगा देंगे, हम सारे भेद खोल देंगे कि पार्टी की सरकार कैसे गिराई थी, लोगों ने किसने कितना पैसा लिया। तो पूरा पैसों का लेन देन महाराष्ट्र में जो चला है लंबे समय से, मुझे लग रहा है बहुत शर्म की बात है। विधायक लग तो कपड़े नहीं रहे हैं, संजय शिरसाट भी जानते हैं। अब वो कोर्ट में लेकर चले जाएं ये मामला। अब संजय जी भी कैसे, संजय दोनों ही तरफ ही संजय हैं, संजय राउत भी कैसे ये प्रूफ करेंगे कि नहीं नोट ही हैं कपड़े नहीं, ये सब कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। आज बस इतना ही कहानी कुर्सी की में। समीर जी, बहल साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।